अब हम बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती के बारे में एक समीक्षा को समझेंगे। तो इसमें आर्थिक समीक्षा के इस अध्याय में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और मुद्दों को रेखांकित किया गया है और इनकी तुलना इनके समकक्षों के साथ ही की गई है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता संवर्धन हेतु बैंकिंग कार्यों में वित्तीय प्रौद्योगिकी, फिनटेक और समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के उपयोग पर सुझाव दिया गया है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क BPSBN के विचार से भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के उपयोग को भी दर्शाती है। आगे जानते हैं इस समीक्षा के बारे में। समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि अर्थव्यवस्था के आकार, अर्थव्यवस्था के विकास, GDP प्रति व्यक्ति और जनसंख्या के अनुपात की तुलना में भारतीय बैंक असमान रूप से लघु है। समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2013 के बाद से PSB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बीच ऋण वृद्धि में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि नए निजी बैंकों NPB की ऋण वृद्धि 15% से 29% के बीच अधिक थी। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का उपयोग करते हुए इस समीक्षा में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात की दृष्टि से वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 बैंकों में भारत के कम से कम 6 बैंक शामिल होने चाहिए। यदि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयोजन रखता है तो यह संख्या 8 होनी चाहिए। PSB और NPB के बीच प्राथमिक अंतर कार्यकुशलता में अंतर से उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार का PSB के भीतर कार्यकुशलता में सुधार का समर्थन करती है। आगे जानते हैं कि सामाजिक लक्ष्यों और वित्तीय प्रतिलाभों का समेकन। माइक्रो फाइनेंस का मामला। वर्ष 2000 के उपरांत MFIs मतलब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं ने सामाजिक लक्ष्य के अनुसरण के अपने विशुद्ध लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए सामाजिक और वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने की दोहरे अंतर्निहित संकल्पना का अनुसरण प्रारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2005 को माइक्रो फाइनेंस ईयर के तौर पर घोषित किया था, जहां निर्धनता उन्मूलन के संबंध में MFIs की भूमिका को रेखांकित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2005 को माइक्रो फाइनेंस ईयर घोषित किया था। तो वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार 97% ऋणधारक महिलाएं थी और लगभग 30% ऋणधारक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा 29% अल्पसंख्यक वर्ग से थे। इस प्रकार यह दर्शाता है कि इन MFIs द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्राथमिक तौर पर समाज के सीमांत वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती में एक समीक्षा हमें आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत की गई थी, उसके हम डिटेल में समझ रहे हैं। आगे दिया है कि बैंकिंग संरचना राष्ट्रीयकरण से वर्तमान तक 2080 के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में PSB की हिस्सेदारी 91% से घटकर वर्तमान में 70% रह गई है। इसका कारण उदारीकरण के बाद 1990 के दशक के आरंभ में नए निजी बैंकों NPB, नए निजी बैंकों को क्या बोलते हैं, NPB का आगमन रहा है। सरकार PSB संचालन के समस्त कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है। परिणाम स्वरूप बैंकों की देयता के प्रति बेल आउट के
संबंध में सरकार की अंतर्निहित वचनबद्धता होती है। इसके अतिरिक्त पीएसबी अधिकारी सीवीसी और सीएजी की जांच के अधीन होते हैं, तो इन्हें जोखिम लेने से सावधान करते हैं। राष्ट्रीयकरण के लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग संसाधनों के आवंटन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण में 20 गुना वृद्धि हुई। कृषि ऋण में 40 गुना की वृद्धि हुई। जीडीपी के 2% से बढ़कर 13%। इस आर्थिक समीक्षा में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या ये लाभ पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण के कारण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इस अवधि में हरित क्रांति, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और आरबीआई की नीतियां जैसे आरबीआई ने 4:1 सूत्र जैसे कई अन्य घटनाएं भी घटित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर होना, जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र को हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब पीएसबीएस कहते हैं। तो वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल और निवल एनपीएस क्रमशः 7.4 लाख करोड़ रुपए और 4.4 लाख करोड़ रुपए रहा, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80% है। पीएसबीएस का सकल एनपीएस उनके सकल अग्रिम का 11.59% है। बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 92.9% हिस्सा पीएसबीएस का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक को हम पीएसबीएस कहते हैं। तो पीएसबीएस से संबंधित है। इन धोखाधड़ी के मामलों का एक बड़ा हिस्सा 90.2% अग्रिम राशियों से संबंधित है। यह सुझाव दिया गया है कि पीएसबीएस द्वारा अंगीकृत ऋण नीति में स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग प्रक्रिया की गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पीएसबीएस में निवेश किए गए करदाताओं के ₹1 पर 71 पैसे के समतुल्य बाजार मूल्य प्राप्त होता है, जबकि एनपीबी में निवेश किए गए ₹1 पर 3.70 रुपये के समतुल्य बाजार मूल्य प्राप्त होता है, अर्थात पीएसबीएस में निवेश किए गए रुपये के मूल्य से 5 गुना अधिक। पीएसबीएस एनपीबी की तुलना में परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ, इक्विटी पर प्रतिलाभ और कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात जैसे संकेतकों पर अत्यल्प प्रदर्शन करते हैं। समीक्षा द्वारा सुझाव। पीएसबीएस की एनपीए समस्याओं के लिए एक स्वीकार्य स्पष्टीकरण यह है कि वर्ष 2004 और 2011 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चरण में पीएसबीएस ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि की है, लेकिन यह ऋण वृद्धि संदिग्ध गुणवत्ता की रही है। पीएसबी की क्षमता में वृद्धि करना। भावी परिदृश्य। यह समीक्षा सकारात्मक जनसांख्यिकी लाभांश, आधुनिक डिजिटल अवसंरचना जैम जिसे हम JAM बोलते हैं, ट्रिनिक आधार और मोबाइल फोन नेटवर्क की पैठ द्वारा चालित और जीएसटी संरचना जैसे कारकों के साथ भारत की महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ उठाने का समर्थन करती है। पीएसबी की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नरसिम्हन समिति वर्ष 1991 और 1997, राजन समिति वर्ष 2007
और पीजे नायक समिति वर्ष 2014 जैसे विभिन्न समितियों द्वारा प्रदत्त सुझावों के अतिरिक्त सर्वेक्षण ने अक्षमताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित 2 समाधानों पर बल दिया है। पहला, समस्त बैंकिंग कार्यों में फिनटेक वित्तीय और प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट है समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व। ऋणदाताओं की संपार्श्वी की सुरक्षा हेतु डेटा का उपयोग करना। विलफुल डिफॉल्टर्स के पास अपनी संपार्श्वी की कीमत को गलत बताने या ऋणदाता की जानकारी के बिना अपनी संपत्ति का निपटान करने का एक आसान तरीका होता है। हालांकि निम्नलिखित तरीकों से डेटा का उपयोग कर इसे रोका जा सकता है। संपार्श्विक संपत्तियों की जियो टैगिंग, मोबाइल एसेट्स, चल परिसंपत्तियों में जीपीएस उपकरणों का उपयोग। संपार्श्विक के संबंध में सभी ऋणदाताओं के लिए समेकित डेटा सृजन। इसलिए गोपनीयता संबंधी उल्लंघनों से बचने के लिए अर्थात किस प्रकार के डाटा को एकत्रित किया जाए, उन्हें कैसे एकत्रित किया जाए, किसके द्वारा और कब तक के लिए एकत्र तो ठोस और स्पष्ट दिशा निर्देश की आवश्यकता है। पीएसबीएस में वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो समीक्षा में वित्तीय प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए पीएसबीएस के पास महत्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान, अनेक दशकों की ऐतिहासिक परिचालन पृष्ठभूमि, व्यापक भौगोलिक पहुंच और संरचित एवं असंरचित डेटा की वृहत उपलब्धता। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इन प्रचलित, संरचित और असंरचित डेटा का उपयोग करने के लिए नए डेटा विश्लेषण और मॉडलिंग तरीकों की आवश्यकता है। इस प्रणाली को अतिरिक्त विनिवेश जैसे विश्लेषण उन्मुखता युक्त विशिष्ट मानव पूंजी की आवश्यकता है। साख विश्लेषण का प्रयोग करने के अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे एनपीएस के बहुत बड़े भाग को कम करना, जैसे अध्याय 3 में मैंने बताया है आपको में विलफुल डिफॉल्टरों की पहचान में देखा गया था। खुदरा उधारी में वृद्धि, जैसे कि उपभोक्ता साख डेटा के उपयोग के बाद देखा गया था आदि। समीक्षा जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के आधार पर पीएसबी नेटवर्क पीएसबीएन के निर्माण के लिए तर्क प्रस्तुत करती है, जिसके निम्नलिखित संभावित लाभ हो सकते हैं। मशीन लर्निंग यानी एमएल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के साथ साथ बिग डेटा तथा मैचिंग बैंकों को विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करके पैटर्न को पहचानने की क्षमता प्रदान करते हैं, या उच्च प्रचलन लागत मैनुअल परिचालन प्रक्रियाओं तथा व्यक्तिपरक निर्णयन जैसी कई चुनौतियों का समाधान करता है। तो ये एआई और एमएल, मैंने पहले बताया था आपको, एआई का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एमएल का मतलब मशीन लर्निंग। तो एआई और एमएल मॉडल को न केवल तब नियोजित किया जा सकता है जब नए ऋण के लिए कॉर्पोरेट की जांच करनी होती है, बल्कि कॉर्पोरेट ऋण की सतत निगरानी के लिए भी नियोजित किया जा सकता है। पीएसबीएन विगत 50 वर्षों के पीएसबीएस के सभी डेटा का लाभ उठाने में पीएसबीएस को सहायता कर सकता है। तो इसने निम्न संरचना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पीएसबीएन के लिए तंत्र, ग्राहक,
PSB से संपर्क स्थापित करता है तथा अपनी ऋण आवश्यकता को इंगित करता है और तत्पश्चात PSB इस सूचक को PSBN को स्थानांतरित करता है। PSBN द्वारा KYC की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है और यह ग्राहकों की क्रेडिट प्रोफाइल तैयार करता है। इसके अतिरिक्त इस प्रोफाइल के आधार पर PSB ऋण की राशि और दर के संबंध निर्णय करता है। PSB में कर्मचारी हिस्सेदारी समीक्षा का तर्क है कि वर्तमान वेतन आधारित क्षतिपूर्ति तंत्र कर्मचारियों को जोखिम लेने और नवाचार की बजाय उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षणवाद को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो समीक्षा समाधान के रूप में यह दर्शाती है कि सरकारी अंश के एक हिस्से को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के माध्यम से संगठन के सभी स्तरों पर बेहतर निष्पादन करने वाले कर्मचारी को आंतरिक किया जा सकता है। यह योजना जोखिम उठाने और कर्मचारी को उनके एक मालिक वाली मनोदशा में परिवर्तित करने में सहायता कर सकती है। समीक्षा यह भी अनुशंसा करती है कि PSBS को अत्याधुनिक भर्ती प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे पेशेवरों के वर्षों प्रवेश तथा प्रवेश स्तर पर पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लोगों की भर्ती करना शामिल है। तो अब हम समीक्षा का निष्कर्ष को जानते हैं। तो समीक्षा में कहा गया है कि उपयुक्त सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर एक निश्चित व समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। साथ ही बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड जैसे आवश्यक विधिक ढांचे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है तथा बैंकिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।